महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान, आज शाम 7:30 बजे शिंदे लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने उद्यमी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पीएम ने कहा, देश के एमएसएमई क्षेत्र का मजबूत होना जरूरी, पुरुषार्थी आदमी जीवन में होता है सफल। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान की करेंगे शुरुआत। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। धामी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम धामी ने सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का किया विमोचन। राज्य में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी में गुरुवार की सुबह मौसम बदलाव लेकर आया। सुबह करीब 6 बजे से ही कई जगहों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। कहीं ये मानसून की आहट तो नहीं है। अचानक मौसम सुहावना बन गया है और बुधवार की रात तक भीषण उमस और भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों में मानसून ने दस्तक दे दी है और इस हल्की और तेज बारिश से मौसम तो बदल ही गया, लेकिन कई जिलों में बारिश में प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती नजर आई। दरअसल 6 तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, सहारनपुर और संभल की तस्वीरें, जहां पर मौसम तो सुहावना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जर्जर हालत है वो भी देखने को मिली और बारिश से जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खुलती नजर आई है। प्राधिकरण की जो पोल खुलती नजर आई है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर बिजनौर के थाना मंडावर के सिरोहा इलाके की है, जहां पर गंगा किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। आपको बताएं कि मंदिरों मस्जिदों के माइक से ऐलान भी कराया गया। दरअसल गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए मस्जिदों में प्रशासन ने माइक से ऐलान भी करवाया है और गंगा के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। पुलिस ने गंगा किनारे बने टापू भी खाली करवा दिए हैं, तो लोगों को अलर्ट किया गया है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद कांवड़ यात्रा के लिए इस बार अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल आपको बताएं कि हरिद्वार गौमुख से गंगा जल भरकर कांवड़िया लाखों की संख्या में तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचते हैं और इस बार 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम और एसपी दीपक भूकर ने तीर्थ नगरी ब्रजघाट में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने तीर्थ नगरी के गंगा घाटों और कांवड़ मार्गों के मौजूदा हालतों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ ब्रजघाट गंगा में बनी बैरिकेडिंग और घाटों पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था और कांवड़ मार्ग पर पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में भी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं बीते दिनों तीर्थ नगरी में गंगा स्नान के दौरान कई श्रद्धालुओं के डूबने की खबरें भी सामने आई थी, जिसको लेकर गंगा घाटों पर गोताखोरों की मुस्तैदी के लिए भी जिलाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किए गए हैं। देश भर में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जनपद हापुड़ की जो डीएम है मेधा रूपम, वो यहां पर पहुंची हैं और यहां पर जो है निरीक्षण कर रही हैं। आपको बता दें 14 जुलाई को जो है सावन लगने वाला है और कांवड़ियां जो है हरिद्वार और गौमुख से गंगा जल भरकर जो है तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचते हैं और यहाँ से भी अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने काफी चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि जिस तरह से
से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और कांवड़िया पहुंचते हैं, तो उनकी व्यवस्था और उनके इंतजामात के लिए कहीं ना कहीं चाक चौबंद तरीके से, चाहे मैं अगर बात करूं सड़कों से होकर गुजरते हैं, चाहे गंगा स्नान की बात करें, जिस तरह से बैरिकेडिंग की व्यवस्था है या साफ सफाई की व्यवस्था है ब्रज घाट के अंदर या जलपे की व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए आज जो है डीएम ने यहाँ पर निरीक्षण किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगा, पिछले अगर 10 दिन की बात करते हैं तो पिछले 10 दिन के अंदर जो है ब्रज घाट में जो है लगभग 24 से 25 श्रद्धालु डूबे हैं और 2 की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर जब हमारी बात डीएम मेधा रूपम से हुई तो उन्होंने बताया कि जो संबंधित प्रशासन है उसको जो है बोल दिया गया है किसी तरीके की कोई कमी नहीं रह जाए और जो बैरिकेडिंग है उसको जो है मजबूत तरीके से डबल बैरिकेडिंग की जाए। वहीं जो है गोताखोरों की भी संख्या जो है बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से निरीक्षण जो है लगातार डीएम का चल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब देखने वाली बात होगी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि एक चीज और बता दें आपको, जिस तरह से 2 साल के बाद, जैसे 2 साल कोरोना रहा था तो कोरोना के चलते हुए कहीं ना कहीं जो मेले थे या कांवड़ यात्रा थी उसको स्थगित कर दिया था, मगर कहीं ना कहीं अब 2 साल के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने की संभावना है, जिसको लेकर पूर्णतः जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। और वहीं मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी अभिषेक यादव ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मीटिंग में दोनों अधिकारियों ने अधीनस्थ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए और ये कहा कि जमीनी स्तर तक जनता तक संवाद बनाएं और साथ ही छोटी छोटी बातों और घटनाओं पर भी कड़ी नजर बनाए रखें। जनता से संवाद बनाकर पूरा फीडबैक लें। एसएसपी अभिषेक यादव ने ये साफ किया कि इस बार कांवड़ यात्रा को लखनऊ में मुजफ्फरनगर के कैमरों की नजर से उच्च अधिकारी देखते रहेंगे। हम लोग लगातार छोटी छोटी कमियों को, खामियों को दूर कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर विभाग और मुजफ्फरनगर वासियों से बैठक कर उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। हमारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग जनपदों और राज्यों के अधिकारियों से भी फीडबैक पर बैठक कर फीडबैक तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में कोई भी दिक्कत ना आए या फिर त्रुटि ना हो। फाइनल टच 5 जुलाई को दिया जाएगा। उससे पहले भी एक बैठक की जाएगी और बैठक में एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह बहादुर, एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार सिंह समेत सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह और सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये अभी कुछ दिनों पहले जो आगामी कांवड़ मेला है, जो पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में भी कांवड़िया यहाँ से आते भी हैं और मुजफ्फरनगर से भारी संख्या में हरिद्वार से जो भी कांवड़िया जाता है वापस जल लेके, वो मुजफ्फरनगर से उसमें से अधिकतम लोग निकलते हैं। तो मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील जनपद है कांवड़ को लेते हुए। तो उसमें एक मीटिंग करी गई थी कुछ समय पहले हमारे डीएम साहब के द्वारा सभी विभागों के साथ। आज उसकी फीडबैक मीटिंग थी कि उसमें कितना काम हुआ है, कितना काम कहाँ बचा है, किस रूट पे, किस कांवड़ मार्ग पे किस प्रकार की समस्याएं हैं। और वहीं राजस्थान के उदयपुर में हिंदू युवक कन्हैया लाल की गला रेतकर निर्मम हत्या किए जाने से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर हत्या आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। वहीं एक तरफ इस उग्र प्रदर्शन को देखकर पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है और इस बीच एसपी सिटी विनीत भटनागर ने शांतिपूर्वक ज्ञापन लेकर प्रदर्शन खत्म करवाया। संगठन थे, उन्होंने अपनी बात जो है संवैधानिक ढंग से कहने का हम लोगों को बताया था और अपना ज्ञापन देना चाहते थे। इस अवसर पे हमने पुलिस व्यवस्था भी कर रखी थी और एडीएम साहब और मेरे द्वारा और एसीएम साहब के सीओ साहब के द्वारा आकर के इनका ज्ञापन ले लिया गया। कई संगठन है, उन्होंने ज्ञापन दिया है। जिस अधिकारी को या जिस भी स्तर के लिए वो ज्ञापन अपेक्षित था वहाँ पर उसको भेजा जाएगा। ये आश्वासन देकर के इनको यहाँ से भेजा जाएगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन? हाँ, शांतिपूर्वक हुआ है, शांतिपूर्वक हुआ। कुछ लोगों के बारे में पता चला है कि उन्होंने पुलिस से यहाँ ज्ञापन देने के बाद में लग जा करके ऐसी सूचना आई है कि पुतला वगैरह फूकने की बात, तो उसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं, उसकी वीडियो वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई करते हैं। और वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल इसी कड़ी में एसपी सिटी की अगुवाई में पुलिस ने कई इलाकों में पैदल मार्च किया और इस दौरान अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है।
नहीं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एसएसपी सर के निर्देशानुसार लगातार शाम को हम लोग जो है प्रतिदिन फुट पेट्रोलिंग करते हैं। जो व्यस्त मार्केट हैं, जहां महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, खरीदारी करती हैं माताएं बहनें, वहाँ पर शाम के समय प्रतिदिन पुलिस पेट्रोलिंग करती है। उसी क्रम में आज भी ये फुट पेट्रोलिंग की गई थी। एसपी सिटी सर के साथ में सभी लोगों ने फुट पेट्रोलिंग की है। नहीं, ऐसा विशेषकर नहीं है, बट हाँ जो सेंसिटिविटी है उसको लेकर निश्चित रूप से सभी लोग सजग हैं उसमें, और किसी प्रकार की कहीं पर कोई भी किसी को कोई हरकतें इस तरह की नहीं करने दी जाएगी जिससे कहीं माहौल खराब। दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी का नोएडा अब हब बनता जा रहा है। देश के विभिन्न इलाकों से गांजा लाकर धड़ल्ले से दिल्ली, हरियाणा और नोएडा में सप्लाई किया जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि कोतवाली फेज 2 पुलिस ने डीसीएम सवार अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रक में घरेलू सामान के साथ 17 बोरियों में 4 कुंटल 25 किलोग्राम गांजा छिपाकर ले जा रहा था। पकड़े गए गांजे की कीमत बाजार में करीब 42,50,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। आपको ये भी बताएं कि ये गिरोह उड़ीसा से दिल्ली एनसीआर में गांजा सप्लाई करता है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अजीत है, जो कि गाड़ी का ड्राइवर है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा बताया गया है कि ये उड़ीसा से गांजा लेकर के आ रहा था और एनसीआर के और दिल्ली के कई क्षेत्रों में जो ये सप्लाई करता है। इसके साथ कौन कौन है उनकी तलाश की जा रही है। किसके कहने पर ये लेके आया और कहाँ से लेकर के आया, सभी ट्रेल्स पे जो है वो काम किया जा रहा है और इसमें जो विधिक संगत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बहरहाल इनको जो है वो गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और अन्य जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के विरुद्ध जो है वो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। बदायूं जिले में राजस्व विभाग के कर्मी हेराफेरी कर किसानों को बेवकूफ बनाकर उगाही करने में लगे हुए हैं। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे में लेखपाल की तरफ से जमीन का रजिस्ट्री और मुआवजे को लेकर धोखाधड़ी की गई। गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर किसानों को रजिस्ट्री और मुआवजे के लिए चक्कर लगानी पड़ रही हैं और बदायूं की बेसौली तहसील के महेरा गांव से गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, जहां पर जमीन पर खुट्टी लगाकर चिन्हित की गई है, जिसमें दर्जनों किसानों की भूमि जा रही है, जिसका किसानों की तरफ से सरकार के पक्ष में रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन बदले में किसानों को मुआवजा मिलना था। लेकिन किसानों के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आपको बताएं कि लेखपाल और रजिस्ट्री कराने को लेकर वही किसानों से 800 रुपए बेनामे के नाम पर भी वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला जो है साहब, लेखपाल ने 800 रुपये लिए और बैनामा भी कराया नहीं हमारा। 800 बैनामा में, जमीन का जो हैवी में हमारी जा रही है। हाँ, गंगा एक्सप्रेस में, महेरा के। यह मामला ये है, हमारी ज़मीन जा रही है गंगा एक्सप्रेस वे में। इसमें जो है लेखपाल साहब ने 2-3 बार बुला लिया है, जबकि उन्हें पहले से पता है कि ज़मीन अधिग्रहण होगी है और है, मतलब धारा जो 19 लगने वाली है, जो भी है हमें तो जानकारी नहीं है इतनी, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोगों से 800 रुपये लिए हैं और बैनामा भी कराया नहीं है। हाँ, एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। हमने फ़ोन करा था कल, तो कह रहे थे तहसीलदार से मिलो जाके। अभी हमारे भाई गए थे ये कल तहसील में, तो उन्होंने कह दिया कि अभी नहीं होगा, करा देंगे, बता देंगे तुम्हारे लिए। ये ऐसा है, ये इन्हें 800 रुपये ठगे हैं। उसमें क्या उन्होंने ये कह दिया, बोले ये तो सूचना पहले से ही निकल चुकी है अधिग्रहण की, तो तुमने पैसे दिए क्यों और उन्हें लिए क्यों? कर वे तो ले रहे हैं, लेकिन तुमने क्यों दिए पैसे? मामला ये है, 4 दिन हो गए, 4 दिन से बुलाया तहसील में, फिर उसके बाद जैसे 4 बैनामा हो गए और फिर टालते रहे। आज होगा कल होगा, उसके बाद बोले तहसीलदार से मिलो। कल हम तहसीलदार के पास गए थे, तहसीलदार बोले अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो हमने पूछा साहब होंगे नहीं? तो बोले अब जो होंगे फिर होंगे, अभी नहीं होंगे। हाँ, तो जैसे लेखपाल जो आरोप लगाया 800 रुपये दिए हमने, 800 रुपये दिए हैं
बैनामा के अधिग्रहण करे जमीन का। हापुड़ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर दो कैंटर की आपस में टक्कर हो गई। दरअसल बताया ये गया कि एक टैंकर में पशु थे तो दूसरे टैंकर में दूध भरा हुआ था और पशुओं से भरा टैंकर रॉन्ग साइड से आ रहा था और इसी के चलते दोनों में टक्कर हुई। हादसे में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया है। गाजियाबाद जिले के ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर पर बाइक सवार 2 युवकों ने सफाई कर रहे सफाई कर्मी को टक्कर मार दी। दरअसल इसी दौरान फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराकर दोनों बाइक सवार और सफाई कर्मी नीचे गिर गए। फ्लाईओवर से नीचे गिरने पर तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यूपी के शाहजहांपुर जिले में पुरानी रंजिश को लेकर हथियारों से लैस आधा दर्जन दबंगों ने गांव में दहशत फैला दी और डांस पार्टी में जमकर गोलियां बरसाईं। दरअसल गांव में गोली चलने से भगदड़ का माहौल बन गया। आपको बताएं कि एक परिवार में बेटा होने की खुशी मनाई जा रही थी, जिसको लेकर गांव में दावत और डांस पार्टी चल रही थी कि तभी अचानक तमंचा और बंदूकों से लैस करीब आधा दर्जन दबंग हथियार लहराते हुए ग्रामीणों पर फायरिंग करने लगे। दबंगों की फायरिंग और हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के कैलाश नगर गांव में बुधवार की देर रात उस समय सनसनी मच गई जब एक बुजुर्ग 62 साल की महिला उर्मिला की रोटी बनाते वक्त रसोई में गर्दन और हाथ काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दरअसल घटना की जानकारी पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मृतका के बेटे की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले पर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बताएं कि मृतक बुजुर्ग महिला अपने 2 बेटों के साथ घर पर अकेली रहती थी। कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात 25 साल की युवती को पुलिस बूथ से महज 50 मीटर की दूरी पर जिंदा जला दिया गया। उसका शव श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास मिला। दरअसल आपको बताएं कि महिला का शव 100% झुलस गया था और पार्क से पास में गुजरते लोगों ने युवती को पड़ा देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हालांकि शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है और फिलहाल पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की है। और आपको बताएं कि पुलिस का यह भी कहना है कि उसे पेट्रोल जैसे किसी ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया है। थाना कविनगर क्षेत्र के अंतर्गत मुखर्जी पार्क के पास से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी जली हुई अवस्था में सड़क पे पड़ी हुई है, जिससे पुलिस मौके पे तत्काल पहुंच गई है। बॉडी को लेकर हॉस्पिटल तथा जो और कार्रवाई अपेक्षित है उनके लिए भेजा गया है। महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र इस पूरी घटना का नामकरण किया। कल रात्रि को थाना कविनगर क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र चौकी के मुखर्जी पार्क के पास से सूचना मिली कि एक जली हुई डेड बॉडी मिली है, जो कि एक महिला की है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं फॉरेंसिक टीम को बुला के साक्ष्य संकलन कर दिया गया है। इसका जो पोस्टमार्टम है वो एक डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में करवाया जा रहा है एवं महिला की शिनाख्त हेतु DNA को प्रिजर्व करा जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे CCTV की टीमें गठित कर दी गई हैं। और वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में कार के बोनट पर बैठकर जन्मदिन की पार्टी मनाते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि बोनट पर बैठे युवक पिस्टल से केक काटते हुए नजर आ रही हैं और वहीं इस दौरान एक युवक खड़ा होकर दनादन फायरिंग करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल कार के आसपास कुछ अन्य युवक भी खड़े हुए दिखाई दे रही हैं, इनमें से कुछ नाबालिग भी लग रही हैं। वहीं ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना भी बताया जा रहा है और पुलिस
ने फिलहाल केस दर्ज मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। वीडियो प्राप्त हुआ, वैसे हमने भी वो वीडियो का हमने संज्ञान लिया है, उसके बारे में पता लगाया है। तो एक क्रेटा गाड़ी है UPSC EV 7000, ठीक है, ये किसी इंद्रपाल सिंह के नाम पे दर्ज है। उसी के बोनट पर बैठ कर केक काटा है और फायरिंग की गई है। तो तत्काल पुलिस फोर्स को अभी लगा दिया गया है और घंटे 2 घंटे में वो गाड़ी और जो भी जिस व्यक्ति के नाम पे वो गाड़ी दर्ज है और पता करेंगे कौन कौन से लड़के हैं, उनको ले आएंगे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो भी संबंधित धाराएं होंगी उसमें आगे की विधिक कार्रवाई। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, मथुरा मार्ग पर बना जिला संयुक्त चिकित्सालय गुरुवार को जंग का अखाड़ा बन गया। दरअसल यहां पर स्टाफ, डॉक्टर्स और CMS के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। ताज्जुब इस बात को लेकर है कि जिस CMS का सेवानिवृत्ति होने पर सम्मान होना चाहिए था, उसकी बजाय उसके साथ मारपीट की गई। आपको ये भी बताएं कि CMS डॉक्टर SK जैन के सेवानिवृत्ति के मौके पर गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अस्पताल परिसर में इस तरह की जो मामला था वो सामने आया और जैसे ही CMS अस्पताल पहुंचे तो वहां पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ उनकी कहासुनी हो गई और दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी। और इसी दौरान 2 महिला डॉक्टर भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर मामले को शांत करवाने की बजाय CMS की लात घूंसों से पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल 1,90,00,000 कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का लोन बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि हम जल्द ही घर परिवार के हर एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार को जोड़ने की कार्य योजना लेकर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। 1,90,000 कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का लोन बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जल्द ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार को जोड़ने की कार्य योजना लेकर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले विभाग को और बैंकर्स को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज यहाँ पर एक साथ 1,90,000 उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपए के लोन वितरण के इस बृहद कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए लोन प्राप्त करने वाले सभी उद्यमी, कारीगर और हस्तशिल्पियों को हृदय से बधाई भी देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले एमएसएमई क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन 2017 में जब हम आए तो हमारे सामने चुनौती थी। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में युवाओं के स्वावलंबन का विषय बहुत महत्वपूर्ण था। पहले ही सरकारें केंद्र की योजनाओं में कोई रुचि नहीं लेती थी। यही अंतर है। 2017 के पहले ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था, मृतप्राय सा हो गया था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी। और 2017 में जब प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो उस समय हम लोगों के सामने यह भी एक चुनौती थी। उत्तर प्रदेश की उस समय बेरोजगारी की जो दर थी वो 18% से अधिक थी। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है तो सबसे अधिक युवा भी होंगे। सबसे अधिक युवा हैं तो उनकी सबसे अधिक आकांक्षाएं भी होंगी। केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा के बावजूद तत्कालीन जो सरकारें थीं उससे पहले की, वे उन योजनाओं में रुचि नहीं ले रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में हमने आने के बाद एक जनपद एक उत्पाद की कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया। आज 1,56,000 करोड़ के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का परिचय दिया और बैंकर्स ने सहयोग किया।
आज हमने बेरोजगारी दर को हमने 3% कम कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले लोन देने के लिए किसको देना चाहिए नहीं पता होता था। कोरोना काल में भी देश का पहला लोन मेला आयोजित किया था। सकारात्मक पहल का असर अब दिखाई दे रहा है। मैंने कारीगरों, हस्तशिल्पियों से बात की। इनका सहयोग स्थानीय प्रशासन, बैंकर्स, शासन सबने किया और आज उनके चेहरे पर नई चमक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों की इच्छा होती थी कि यहाँ पे बैंकों से जो लोन दिया जाना चाहिए अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, लेकिन किनको दिया जाना चाहिए किसी को पता ही नहीं था। क्या होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए ये भी नहीं मालूम था। इस सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था। पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोन मेला हम लोगों ने तब भी आयोजित किया था। और आज हमारा सीडी रेशियो 46% से बढ़कर के लगभग 53% प्राप्त कर रहा है। यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। और भी अनेक ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जब सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए तो आज आप देख रहे होंगे उनके चेहरे पर एक चमक है। रोजगार को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। योगी ने कहा कि स्वयं स्वावलंबी बन रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारा नौजवान नौकरी देने वाला होना चाहिए। ये ओडीओपी कार्यक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 साल में यूपी की हस्तशिल्पी उद्यमी के साथ राज्य सरकार मजबूती से खड़े होकर उन्हें मजबूती प्रदान करे। हमारे ये प्रयास शासन की 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा था। अगले 6 महीने में सितंबर में हम फिर से इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाने के कार्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करने की ओर अग्रसर होंगे और साथ ही हमें डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।